वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 12th बिजनेस स्टडी का 5th यूनिट का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज हमारा इसका सेकंड या लास्ट लेक्चर कह सकते हो। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। थोड़ा सा इसका पार्ट आज भी हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। और एक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक्सपेंशन फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट, आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है करेंगे वो हमारे पॉइंट बता देती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये स्टडी कर लिया। आज हम इसकी प्रोसेस से लेकर यहाँ तक डिसेंट्रलाइजेशन तक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस का मतलब आता है कि जब भी कोई काम होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है। इसके 3 एलिमेंट हमने पढ़े थे। एलिमेंट में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी आया था। तो अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो प्रोसेस में भी ये 3 एलिमेंट आएंगे, पर उनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे नंबर 1, 2, 3 इसी तरह से आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम का सौंपा जाना। पहले नंबर पे काम सौंपे जाएंगे। दूसरे नंबर पे ग्रांटिंग अथॉरिटी, कोई ये काम दिया है, मान लेते ए काम दिया है, इसको पूरा करने के लिए बी नाम के अधिकार देने पड़ेंगे। जब ये दोनों दे दिए जाएंगे तो सी नाम की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जवाबदेही उत्पन्न हो जाएगी। तो गाइस हम इसको डीप स्टडी करते हैं इसकी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या अधिकार अंतरण प्रक्रिया का ये जो है फर्स्ट स्टेप है, काम सौंपना या उत्तरदायित्व सौंपना। देखो, कोई भी ऐसा अधिकारी इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता कि वो अपना सारा काम खुद ही पूरा कर ले। और अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिकारी क्या करते हैं, अपने संपूर्ण काम का विभाजन कर देते हैं। संपूर्ण काम मतलब ये नहीं है कि वो खाली होके बैठ जाता है, यानी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है या डिसीजन की पावर होती है वो अपने पास रखता है, और बाकी जो होता है वो अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। महत्वपूर्ण कार्यों को अपने पास रखकर बाकी अधीनस्थों को सौंपता है। अधीनस्थों को कार्य सौंपते समय उनकी योग्यता और कुशलता का ध्यान रखा जाता है। जैसे जो व्यक्ति जिस काम को करने की योग्य है उसी व्यक्ति को वो काम सौंपा जाता है, क्योंकि वो तभी उसको पूरा कर पाएगा। अगर व्यक्ति योग्य ही नहीं है और उसको इस तरह से अधिकार और काम सौंप दिया जाएगा तो वो अधिकारों का मिसयूज करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए एक वित्त प्रबंधक वित्त व्यवस्था के काम को अपने पास रखकर लेखा करने का, डाटा कलेक्ट करने का और इससे रिलेटेड जो काम है वो अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। तो इस स्टेप पे हमने काम सौंप दिया है। सेकंड नंबर पे आता है ग्रांटिंग अथॉरिटी। अधिकार अंतरण प्रक्रिया का दूसरा स्टेप है ये, कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिकार सौंपना। जब तक अधीनस्थों को अधिकार ही न दिए जाएंगे तब तक वो जो काम सौंपा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर काम को करने के लिए अधिकार नहीं दिए हैं तो काम देने का कोई फायदा ही नहीं है, वो कार्य पूरा नहीं होगा। यानी कि काम को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, आपको उससे रिलेटेड जो आवश्यक अधिकार है वो देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक मुख्य प्रबंधक, यहाँ मुख्य प्रबंधक ले रहा है, क्रय प्रबंधक कौन सा, विभाग का प्रबंधक, उसको क्रय विभाग यानी कि पूरा विभाग ही सौंप देता है, तो इसके साथ साथ वो अधिकार क्या देगा, माल को खुद खरीद सकता है, स्टॉक रख सकता है, अपने कार्य को भी, यानी कि उसके पास ये लगता है कि मेरे पास ज़्यादा कार्य है तो अपने नीचे के व्यक्तियों को वो भी सौंप सकता है। तो यहाँ तक देखो, काम भी सौंप दिया, अधिकार भी दे दिया। थर्ड नंबर पे आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये हमारा अंतिम स्टेप या थर्ड स्टेप कह सकते हो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इसमें क्या होता है, जो काम और अधिकार दिए है उससे अधीनस्थों को कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। प्रत्येक अधीनस्थ केवल उस अधिकारी के सामने ही जवाबदेह होगा जिससे कार्य करने के अधिकार प्राप्त हुए हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने अधिकार दिया उसको ही वो जवाब देगा और किसी व्यक्ति को जवाबदेही के लिए ही उत्तरदायी नहीं होगा। जवाबदेही का अभिप्राय कार्य निष्पादन के लिए अधीनस्थ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर। तो देखो, जो व्यक्ति काम देता है, अधिकार देता है,
तो वो अपने काम से संबंधित अधिकारी नीचे जो अधीनस्थ है उससे कभी भी स्पष्टीकरण मांग सकता है, और अधीनस्थ की ये जिम्मेवारी बनती है कि अधिकारी द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण उसका उत्तर के रूप में दे। तो ये हमारी क्या थी, इसके अंदर प्रोसेस थी जिसमें 3 स्टेप थे। अब हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो ये जो अधिकार अंतरण है ये एक प्रभावपूर्ण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण यंत्र कह सकते हो आप। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी योग्यता, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम होता है तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, अपनी कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए जो ज़्यादा काम होता है, या हम कह सकते हैं कम महत्वपूर्ण काम होता है, वो अपने अधिकारियों को सौंप देता है। या आप ये कह सकते हो दूसरी तरीके से कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम तो अपने पास रख लेता है और बाकी काम अधीनस्थों को सौंप देता है। तो इससे भी महत्व का आपको पता चल जाता है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसका कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इसके कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम इसके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्रभावपूर्णता का अर्थ है उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना, क्योंकि उद्देश्य अगर आप सफलतापूर्वक प्राप्त कर लोगे तभी प्रभावपूर्ण कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। अधिकार अंतरण से प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आ जाती है, और आपने देखा होगा कि जो प्रबंध अधिकार सौंपते हैं नीचे कर्मचारियों को, निश्चित रूप से वो उन प्रबंधकों से जो अधिकार नहीं सौंपते उनसे ज़्यादा अच्छे निर्णय लेने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है, क्योंकि जिन्होंने अधिकार सौंपे हैं ना वो अपने अधीनस्थों के कौशल का फायदा भी ले सकते हैं, और ये स्थिति जो होती है उद्देश्य को प्राप्त करने में आसान बना देती है, क्योंकि एक तो प्रबंधक का कौशल हो गया और दूसरे उसके नीचे के अधीनस्थ है उनमें भी तो कौशल होता है, उनका भी तो इसको फायदा मिल जाता है, इसलिए उद्देश्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। और अगर उद्देश्य प्राप्त करना आसान हो गया तो प्रबंध में क्या आ गया, प्रभावपूर्णता में सुधार हो गया। सेकंड आता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कर्मचारी विकास। एक व्यक्ति का मानसिक विकास तभी होता है जब उसके पास निर्णय लेने के अधिकार हो, यानी कि अगर व्यक्ति को कुछ काम और उसके साथ अधिकार दिए हैं तभी वो व्यक्ति उस काम के बारे में सोचेगा। जब उसको अधिकार ही नहीं दिए तो वो सोचेगा ही नहीं, और बिना सोचे कर्मचारी का मानसिक विकास नहीं होता। तो अधिकार अंतरण की जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, अधीनस्थों को निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते हैं, और अधिकारों के होते हुए प्रबंधक भिन्न भिन्न स्थितियां उत्पन्न होती है, क्योंकि काम को करते वक्त देखो कई तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और उन सिचुएशन के अंदर अपना काम सक्सेसफुल तरीके से करने के लिए उनको निर्णय लेना पड़ता है, और जब निर्णय लेने की बात आती है तो उनको सोच विचार करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो सोच विचार करते हैं तो मानसिक विकास हो जाता है, और आगे क्या होता है, भविष्य में वो ज़्यादा उत्तरदायित्व ग्रहण करने की योग्य बन जाती है। यानी कि धीरे धीरे ऐसे इनको एक्सपीरियंस हो जाता है, और फ्यूचर में हो सकता है उनका बॉस उससे भी ज़्यादा उनको काम या अधिकार सौंप दे। थर्ड आता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अधिकार अंतरण प्रक्रिया में अधीनस्थों को उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों सौंपे जाते हैं। ये स्थिति में उन्हें काम करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी जाती है। तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वो अपनी योग्यता और कुशलता का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि उनके सामने एक सिचुएशन आ गई, काम भी मिल गया, अधिकार भी मिल गया, तो वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं कुशलता तरीके से। कैसे? बेहतर परिणाम देकर। और अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं तो क्या होता है, संस्था में उनकी पहचान बनती है, और जब पहचान उनकी बनती है तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वे और अधिक काम करने के लिए यानी कि मोटिवेट हो जाते हैं। फोर्थ नंबर आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अधिकारांतरण प्रक्रिया से किसी एक व्यक्ति या विभाग का ही विकास नहीं होता, बल्कि पूरे संगठन का विकास होता है। संगठन के अंदर निर्णय लेने में सक्षम कर्मचारियों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण व्यवसाय का विस्तार होता है और मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इससे देखो क्या होगा, इस तरह से 3 कंडीशन, विकास भी होगा, विस्तार होगा,
मॉडर्नाइजेशन होगा और डाइवर्सिफिकेशन पूरे विश्वास के साथ हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंटों को एक एक नंबर के पॉइंट भी आप कह सकते हो। तो ये होता क्या है? एक्सपेंशन, विस्तार का अर्थ है व्यवसाय की वर्तमान वॉल्यूम मात्रा में वृद्धि होना। जैसे पहले आपकी 50 ब्रांचेस थी, अब आपने 70 ब्रांचेस कर दी, तो ज़्यादा ब्रांचेज होगी, ज़्यादा कस्टमर हो गए, वॉल्यूम तो अपने आप बढ़ जाएगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नई नई विधियों को आपको यूज़ करना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है पहले आप एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब उसकी जगह पर अनेक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लग गए, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन कह सकती हूँ। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, एक संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का होना जरूरी है, क्योंकि इन संबंधों के कारण ही वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर भी मिलता है। ये संबंध अधिकार अंतरण प्रक्रिया से ही स्थापित होते हैं। इसके अंतर्गत अधिकारों का प्रवाह जो होता है, अधिकार ऊपर से नीचे की ओर चलते रहते हैं और इसी तरह से जो जवाबदेही होती है वो नीचे से ऊपर की ओर चलती रहती है। तो परिणामतः क्या होता है? ऊपर से नीचे अधिकारी और अधीनस्थ के इस तरह से आपस में संबंध बने होते हैं और चलते रहते हैं, ये कम्युनिकेशन इनका। बेटर कोऑर्डिनेशन, अधिकार अंतरण उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायित्व में तीनों में संबंध स्थापित करने वाली एक प्रोसेस है। इससे क्या होगा? कर्मचारियों की पावर्स बढ़ेगी, ड्यूटीज मिलेगी और काम को पूरा करने के लिए जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किस काम को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। सभी स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट चित्रण हो जाता है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा और कि उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के क्या क्या अधिकार मिले हुए। जब चित्र स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तो क्या होता है? अपने आप ही कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि सारे अपने अपने काम में लगे रहते हैं और सारे ये सोचते हैं कि अपना अपना काम ही बढ़िया करे, वो दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इससे क्या होता है? संस्था में कोऑर्डिनेशन हो जाते हैं, ना तो कोई काम जो है 2 बार होता और ना ही कोई काम के छूटने की संभावना होती। तो ये थे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन आपको मैंने एक लाइन में ही बताया था कि ये डेलीगेशन का ही एक्सपेंशन फॉर्म है। अधिकार अंतरण, ये विकेंद्रीयकरण जो है अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है। इसके अंतर्गत में निर्णय लेने के केंद्रों में वृद्धि की जाती है। देखो वहाँ पे तो हमने एक एग्जाम्पल किया था कि एक डिपार्टमेंट में इस तरह के कार्य के साथ अधिकार दिए जाते हैं। यहाँ जो कार्य दिया जाता है उसके साथ अधिकार दे दिए जाते हैं सभी विभागों में, क्योंकि मध्य स्तर निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार इसमें दे दिए जाते हैं। विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस लगभग एक जैसी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इन दोनों के बारे में भ्रम भी रहता है, क्योंकि इनमें डिग्री का ही अंतर है। कोई बहुत अलग से अंतर देखने के लिए आपको केवल इतना नजर आएगा कि हाँ इनमें डिफरेंस जरूर है, पर एक डिग्री का ही डिफरेंस है। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे कहना गलत है। इसके अंतर को एक हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगा। मान लेते हैं एक कंपनी का मुख्य प्रबंधक उत्पादन विभाग के प्रबंधक को अपने विभाग में उन कर्मचारियों की नियुक्ति का काम सौंप देता है जिनका वेतन 10,000 से कम है। क्या किया? एक कंपनी का मुख्य प्रबंधक के, यहाँ देखो यहाँ नाम आया उत्पादन विभाग के प्रबंधक को, केवल यहाँ किसको काम दिया गया? उत्पादन विभाग के प्रबंधक को ये काम और अधिकार दिए गए हैं कि अगर आपको जरूरत है कर्मचारियों की तो आप ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर सकते हो जिनको 10,000 से कम सैलरी देनी है। तो ये एक ही डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया, तो इसलिए क्या है? ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगा। इससे उल्ट हम लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो इसके विपरीत यदि कर्मचारियों की नियुक्ति का ये अधिकार सभी विभागों को, यहाँ देखो यहाँ सभी विभागों को, विभागीय प्रबंधकों को अगर दे दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। अगर यही अधिकार और कार्य एक डिपार्टमेंट को दिए जाए तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी,
और अगर यही कार्य सभी विभागों को दे दिया जाए तो वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। तो अब देखो इसमें इन्होंने इसके बारे में कहा है, यदि हम अधिकार सौंपे तो हम दो से गुणा करते हैं। कहते हैं अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो हम 2 से गुणा करते हैं, और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम बहुतों से गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीपल इट बाय मैनी, यानी कि इसमें कोई काउंट नहीं कर सकते संख्या 2 4 6, यानी कि अनगिनत से आप गुणा करते हो। इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्योल ने इसकी डेफिनेशन दी है कि हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, और हर वो कदम जो इसकी भूमिका को कम करता है केंद्रीयकरण कहलाता है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर तो अधिकार नीचे के लेवल तक विभाजित कर दिए जाते हैं पूरे फर्म में, और सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, अधिकार जो है मुख्य अधिकारी होता है वो सारे के सारे अपने पास रखता है, किसी दूसरे को नहीं देता। तो इसी कारण इन्होंने कहा है जो अधीनस्थों की भूमिका बढ़ाए वो डिसेंट्रलाइजेशन, और जो उनके ये भूमिका कम करे या वह कदम जो इसको भूमिका को कम करता होगा वो सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। इसके बाद आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अधिकार अंतरण का विस्तृत रूप है, यह अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है, पूरे संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। इससे क्या होता है, जो उच्च अधिकारी हैं उनका कार्यभार में कमी आ जाती है, और इसमें निर्णय उन कर्मचारियों के द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें इन निर्णयों को लागू करना होता है, यानी कि जिनको जो निर्णय लागू करना होता है उन्हीं को ही वो निर्णय लेना पड़ता है, यानी कि जिनको जो काम सौंपा गया उन्हीं को ही वो काम करना होगा, तो उस काम से संबंधित डिसीजन भी वो खुद ही लेंगे। इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायिता का भी हस्तांतरण हो जाता है, यानी कि इसमें जैसे ही देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जवाबदेही का हस्तांतरण नहीं होता था, ट्रांसफर नहीं होती, पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, तीनों चीज जो होती है ट्रांसफर हो जाती है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों हस्तांतरित हो जाती है। उत्तरदायिता मतलब अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके संबंध में आप ये कह सकते हो कि विकेंद्रीयकरण किया जाए या नहीं, बल्कि यह देखना है आपको विकेंद्रीयकरण कितनी मात्रा में हो। देखो डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है, यानी कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें ना करें इसके बारे में क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हमें डेलीगेशन करना है तो उसको कितना करना है। तो विकेंद्रीयकरण के बारे में ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि इसे लागू किया जाए, नहीं, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि कितने अधिकारों को अधीनस्थों तक पहुंचाए और कितनों को अपने पास सुरक्षित रखे। और बड़ी संस्थाओं में तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनमें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला रूल लागू होता ही होता है, बिना इसके कोई फर्म सक्सेस अचीव नहीं कर सकती। तो हम इसके इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं आगे कुछ पॉइंट्स के रूप में। तो सबसे पहला आता है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। देखो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बड़ी मात्रा में अधिकार सौंप दिए जाते हैं, और अधिकार अथॉरिटी क्या होती है, एक पावर होती है जो व्यक्ति को सोचने, कुछ नया करने के लिए मजबूर करती है। जब उसके पास ये पावर आ गई, वो सोचने लग गया, कुछ नया करने लग गया, तो इससे क्या होगा, उसकी पहल क्षमता का विकास हो जाएगा। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, निम्न लोअर लेवल के प्रबंधकों को भी अपने कार्यों से संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता है, और इस प्रकार निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होने से सभी लेवल्स के जो प्रबंधक उनका जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है दोनों बढ़ जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ गया तो इससे क्या होगा, प्रबंधकों में फ्यूचर में अधिक जिम्मेवारी सहन करने की कैपेसिटी भी आ जाएगी, यानी कि फ्यूचर में वो और भी ज़्यादा इस तरह से काम ले सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग की पावर से उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्विक डिसीजन मेकिंग।
सभी प्रबंधकीय निर्णयों का बोझ कुछ ही व्यक्तियों पर न होकर अनेक व्यक्तियों में बंट जाने के कारण जो निर्णय होता है वो जल्दी जल्दी लिए जाते हैं और अच्छे भी लिए जाते हैं। जल्दी लेने और अच्छे लेने का मतलब है जिसको जो काम सौंपा गया है, जिसको जो काम करना होता है, वो अपने काम या अपने इकाई या अपने निगम की समस्याओं से पूरी तरीके से परिचित होता है और उसी के बारे में ही उसको डिसीजन लेने होते हैं। तो इस कारण से वो सिचुएशन को, प्रॉब्लम को देखते हुए एक तो अच्छे तरीके से निर्णय लेगा, अच्छा लेगा, और दूसरा निर्णय जल्दी लेने में भी सक्षम हो जाता है। फोर्थ इसका आता है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो डेली रूटीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेने से रिलेटेड कोई अथॉरिटी होती है तो वो नीचे अधिकारियों को सौंप दी जाती है। यानी कि जो हम ये कह सकते हैं जो प्रबंधक है वो छोटी छोटी समस्याओं में नहीं उलझे रहते, और अगर वो उलझे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उनके कार्यभार में कमी आ जाएगी। कार्यभार में कमी आ जाएगी तो उनके पास अच्छा खासा समय बच जाएगा। समय बच जाएगा तो उनका मेंटली बर्डन है वो कम हो जाएगा। इसका वो क्या करेंगे, संगठन के लिए भविष्य को बेहतर बनाने और कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि खाली तो उनको रहना नहीं है, पर हाँ छोटी छोटी समस्याओं से वो मुक्त हो जाएंगे तो वो संगठन के बेहतर या भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, यानी कि विकास में सहायक कैसे होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है और ये स्थिति अधीनस्थों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है, जिम्मेवारी की। वे बेहतर परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं और इस तरह से उनकी सोच ये होती है कि मेरा जो काम है वो दूसरे से अच्छा करके दिखाऊंगा। ये भावना अगर उनमें आ जाती है तो कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और ऐसी स्थिति में सभी एक दूसरे से बढ़िया काम करते हैं तो संगठन का विकास होता है। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन से हर स्तर पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना और उत्तरदायिता निश्चित करना संभव होता है। प्रत्येक विभाग के उद्देश्य प्राप्ति में योगदान का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी को काम दे दिया, उत्तरदायित्व दे दिया और उनकी जवाबदेही भी है, तो सारे अपने अपने काम जो करेंगे तो उनके लिए वो जिम्मेवार भी होंगे। तो उद्देश्य प्राप्त करने में किस विभाग का कितना योगदान रहा है ये उनका पता चल जाता है और इस कारण क्या होता है, यह स्थिति प्रत्येक विभाग के लिए एक चुनौती बन जाती है और सारे ही अपने बढ़िया तरीके से इस काम को करने में जुट जाते हैं। तो प्रबंधक इसका सामना करने के लिए बेहतर तरीके से नियंत्रण पद्धति को अपनाते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहते हुए बढ़िया से बढ़िया काम करें। तो ये थे हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इनको हम डिटेल से करेंगे। तो कई बार ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेचर क्या होता है, अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, इसके अभाव में काम नहीं चलता। पर डिसेंट्रलाइजेशन पाया जाए ये जरूरी नहीं है, ये इसके बिना भी काम चल जाता है। फ्रीडम इन एक्शन, कम स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है, इसमें फुल स्वतंत्रता होती है। स्टेटस, कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली एक प्रोसेस है और यह उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई एक नीति का परिणाम है। एक नीति बना दी जाती है कि जिसके अंदर काम नीचे तक सौंपा जाए, ये कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली एक प्रोसेस है। स्कोप क्या होते हैं, अधिकार अंतरण अधिकारों के सीमित वितरण को दिखाते हैं और ये व्यापक वितरण को दिखाता है। उद्देश्य एक अधिकारी के कार्यभार को कम करना है, एक अधिकारी के कार्यभार को कम करना है। और इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य संगठन में सत्ता को फैलाना है, यानी कि अथॉरिटी को फैलाना है। तो स्टूडेंट आज हमारा ये चैप्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं।
जैसे इन्होंने दे रखा है डेलीगेशन का अथॉरिटी का मीनिंग दे रखा है, 3 एलिमेंट कर रखे हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप देख लेना और कर लेना। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से तरीके से समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।